हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और आज हम लोग तुगलक वंश के पतन के बारे में अध्ययन करेंगे कि कैसे फिरोज शाह तुगलक के बाद तुगलक वंश का पतन हो गया। कहते हैं तुगलक वंश का पतन के कारण फिरोज शाह तुगलक की के जो उत्तराधिकारी थे उसकी अयोग्यता थी। तो आइए आज हम लोग उसके फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी या तुगलक वंश का अंत या पतन। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के जो उत्तराधिकारी थे 1388 ईस्वी से 1413 ईस्वी तक शासन किए। ठीक है, ऐसे 13 नहीं करके 12 भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि 12 में ही इस वंश के जो अंतिम सुल्तान थे नसरुद्दीन महमूद शाह उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन एक वर्ष तक उसके जो मंत्री थे वो उसने शासनकाल संभाला था। ठीक है, तो आते हैं फिरोज शाह तुगलक के प्रथम उत्तराधिकारी गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, इनका शासनकाल था 1388 से 1389, मतलब एक वर्ष। देख रहे हैं, ये इनकी अयोग्यता का कारण था। कहते हैं फिरोज शाह तुगलक का जो पुत्र था फतेह खां, नाम सुने आप लोग फतेह खां का? यही फतेह खां जिसके नाम का सिक्का फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था। यानी कि सुल्तान के साथ साथ फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह खां का भी नाम सिक्के पर अंकित करवाया था अपने उत्तराधिकारी के रूप में। ठीक है, लेकिन फतेह का उत्तराधिकारी नहीं बन सका क्योंकि उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसका जो पुत्र होता है फतेह खां का पुत्र तुगलक शाह, फतेह खां का जो पुत्र है तुगलक शाह, वो गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से दिल्ली का सुल्तान बन जाएगा। ठीक है, दिल्ली का सुल्तान बनेगा किसके नाम से? गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से। उसका ओरिजिनल नाम क्या होगा? तुगलक शाह। तुगलक शाह किसका पुत्र होगा? तो फतेह खां। फतेह खां किसका पुत्र होगा? तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक की जो व्यवहार थे काफ़ी बुरा था, क्योंकि वह अपना अधिकतर समय विलासी जीवन में व्यतीत करता था। ठीक है, वह शासन कार्य में उतना अधिक रुचि नहीं लेता था। यही कारण है कि उसकी विलासी प्रवृत्ति, मतलब आरामदेह जीवन, हमेशा नाच गान शराब जुआ आदि में लगा रहना, काम के प्रति दिलचस्पी नहीं होना, तो इसकी विलासी प्रवृत्ति के कारण उसके जो असंतुष्ट सरदार जो उससे नाखुश थे, उन्होंने उसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। देख रहे हैं, गयासुद्दीन तुगलक की द्वितीय की हत्या उसके असंतुष्ट सरदारों ने उसकी विलासी प्रवृत्ति के कारण कर दी। और उसके बाद एफएसटी का पौत्र यानी कि फिरोज शाह तुगलक का पोता जफर खां, फिरोज शाह तुगलक का पोता कौन था? जफर खां। जफर खां का पुत्र अबू बकर को सुल्तान बनाया। देख रहे हैं ना। और इसके बाद जो होगा सरदार अमीर जो होंगे उन्हीं का अब क्या चलेगा? एक तरह से समझिए राज चलेगा, क्योंकि ये लोग एक एक करके सुल्तानों के क्या कर रहे हैं? परिवर्तन कर रहे हैं, सुल्तानों को परिवर्तन कर रहे हैं। तो जफर खां के पुत्र अबू बकर को क्या बनाया? सुल्तान बनाया। देख रहे हैं, अगला जो शासक बनेगा कौन? सुल्तान अबू बकर। अगला सुल्तान अबू बकर, इनका शासनकाल होगा 1389 से 1390। देख रहे हैं ना, यानी कि ये भी एक वर्ष। ये राजा तो बनेंगे, सुल्तान तो बन जाएंगे, लेकिन इसी समय शाहजादा मुहम्मद जो कि समाना के गवर्नर होंगे, इन्होंने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। यानी कि समाना से ही अपने आप को क्या कर दिया? सुल्तान घोषित कर दिया और दिल्ली पर चढ़ाई कर दिया। देख रहे हैं ना, दिल्ली पर आक्रमण करके अबू बकर को क्या कर दिया? अपदस्थ कर दिया, मैंने उसकी गद्दी उसके राज सिंहासन से उतार दिया। और शाहजादा मुहम्मद ने नसरुद्दीन मुहम्मद शाह के नाम से दिल्ली का अगला सुल्तान बन गया। नसरुद्दीन मुहम्मद शाह के नाम से दिल्ली का अगला सुल्तान बन गया। ठीक है, नसरुद्दीन मुहम्मद शाह, जिसका ओरिजिनल नाम क्या था? शाहजादा मुहम्मद। शाहजादा मुहम्मद ने समाना से ही अपने आप को सुल्तान घोषित करके अबू बकर को अपदस्थ करके नसरुद्दीन मुहम्मद शाह के उपाधि से दिल्ली का सुल्तान बना। ठीक है, तो अगला हम लोग का
तुगलक वंश का सुल्तान कौन है? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, इनका शासनकाल 1390 से 1394 ईस्वी तक, यानी कि 4 वर्ष। देख रहे हैं ना, कह रहे हैं नसरुद्दीन मोहम्मद शाह सुल्तान तो बन गया, लेकिन उसकी एक प्रवृत्ति थी अधिक शराब पीने की। वो भी विलासी जीवन व्यतीत करने में रुचि रखता था। तो वो अधिक शराब पीने के कारण, देख रहे हैं ना, अधिक शराब पीने के कारण 1394 में उसकी मृत्यु हो गई। 1394 में नसरुद्दीन मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। उसके मरने के बाद उसके पुत्र, किसके पुत्र? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के पुत्र हुमायूं। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के पुत्र हुमायूं को अलाउद्दीन सिकंदर शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसके पुत्र हुमायूं को अलाउद्दीन सिकंदर शाह के उपाधि देकर सुल्तान बनाया गया। देख रहे हैं ना, किंतु मात्र 6 सप्ताह में ही उसकी मृत्यु हो गई। मात्र 6 सप्ताह, यानी कि लगभग 42 दिन तक ये दिल्ली का सुल्तान बना रहा। देख रहे हैं ना, अलाउद्दीन सिकंदर शाह का शासनकाल कितना था? मात्र 6 सप्ताह। ठीक है, इसके बाद अगला सुल्तान बनेगा नसरुद्दीन महमूद शाह। दिल्ली का तुगलक वंश का यह अंतिम सुल्तान भी होगा और अंतिम शासक भी होगा। नसरुद्दीन महमूद शाह, इनका शासनकाल होगा 1394 से 1412 ईस्वी तक। शासनकाल भले ही लंबा हो, लगभग 18 वर्षों का, लेकिन इनके शासनकाल में ज़्यादा कुछ रह नहीं जाता है, क्योंकि एक समय तो ऐसा आता है कि एक ही सल्तनत साम्राज्य में दो सुल्तान काम कर रहे होते हैं, और इसी के शासनकाल में महान मंगोल सेनानायक तैमूरलंग का आक्रमण भी होगा। और कहते हैं नसरुद्दीन महमूद शाह का जो साम्राज्य था वो काफ़ी छोटा था। दिल्ली से, उनके राजमहल से लेके दिल्ली के पास एक पालम गांव था, वहाँ तक, यानी कि एक कहावत निकल पड़ी थी कि सुल्तान का जो साम्राज्य का विस्तार है वो आलम से पालम तक है। ठीक है, तो नसरुद्दीन महमूद शाह, जिनका शासनकाल लगभग 18 वर्षों का रहा, 1394 से 1412 ईस्वी तक, यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। यह अंतिम सुल्तान था, तुगलक वंश का अंतिम शासक था। और यह अलाउद्दीन सिकंदर शाह, जिसकी मृत्यु मात्र 6 सप्ताह में ही सुल्तान बनने पर हो जाती है, तो यह अलाउद्दीन सिकंदर शाह का क्या था? छोटा भाई था। देख रहे हैं ना, अनुज था। देख रहे हैं, महमूद शाह के समय, नसरुद्दीन महमूद, यहाँ पर पूरा नाम नहीं लिखे हमने, नसरुद्दीन महमूद के समय दिल्ली सल्तनत से बहुत सारे जो राज होंगे वो स्वतंत्र हो जाएंगे, जिसमें दक्षिण भारत के सभी राज स्वतंत्र हो जाएंगे। फिर बंगाल, खानदेश, गुजरात, मालवा, राजस्थान, बुंदेलखंड आदि जो प्रांत होंगे वो क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र हो जाएंगे। देख रहे हैं, इनके समय में, नसरुद्दीन महमूद शाह के समय में साम्राज्य का क्या हो रहा है? विघटन जोरों से चल रहा था। यानी कि एक ऐसे कह सकते हैं हम लोग कि साम्राज्य का विघटन जो चरम सीमा पर था। ठीक है, इसी समय साम्राज्य का विघटन हो रहा था, मलिक सरवर नाम का एक हिजरा, देख रहे हैं ना, हिजरा ने सुल्तान से, यानी कि सुल्तान उसे खुश होकर मलिक उस सर की उपाधि दी थी। मलिक उस सर की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ होता है पूर्वाधिपति, माने पूर्व का अधिपति। ठीक है, तो कहते हैं कि इसी समय नसरुद्दीन महमूद शाह ने मलिक सरवर को, जो कि एक हिजरा था, उसे मलिक उस सर की उपाधि दी और उसे जैनपुर का गवर्नर बनाया। लेकिन यहाँ पर
मलिक सरवर ने क्या किया, जौनपुर को एक स्वतंत्र राज्य बनाकर शासन कार्य संभाला। यानी कि जौनपुर को स्वतंत्र करने का काम किसने किया, तो मलिक सरवर ने। वही जौनपुर जो जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौन आखा यानी कि एमबीटी के याद में करवाया था। तो यही पूर्वाधिपति जो मलिक उस सर की उपाधि धारण करेगा, बाद में इतिहास में ख्वाजा जहां से के नाम से जाना जाएगा। ख्वाजा जहां, पूरब का अधिपति। अब आते हैं इतिहास में एक ऐसे भी पल आएंगे इस समय जिस समय दो सुल्तान, तुगलक वंश के 2 राजकुमार कह सकते हैं, जो 2 जगहों से शासन कार्य संभाल रहे थे। यानी कि इतिहास में पहली बार होगा कि एक ही वंश के 2 राजकुमार सुल्तान की पदवी धारण करके शासन कार्य संभाल रहा है। यानी कि 2 सुल्तान उस समय काम कर रहे थे। पहला सुल्तान था दिल्ली में नसरुद्दीन महमूद शाह। इसलिए इतिहासकार दिल्ली राजधानी था, शासन का मुख्य केंद्र था, इसलिए नसरुद्दीन महमूद शाह को हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन एक और भी सुल्तान था उस समय फिरोजाबाद में को राजधानी बनाकर वहाँ से शासन कार्य संभाल रहा था। वह था फिरोज शाह तुगलक का पुत्र नुसरत शाह। फिरोज शाह तुगलक का पुत्र नुसरत शाह। कहते हैं इसी समय महान मंगोल सेनानायक तैमूर लंग का आगमन हो गया। महान मंगोल सेनानायक तैमूर लंग का क्या हो गया, आगमन हो गया। इस आक्रमण के डर से दोनों सुल्तानों ने अपनी राजधानी छोड़कर भाग गया। कहते हैं तैमूर लंग दिल्ली में 15 दिनों तक रहा। कितने दिनों तक रहा, 15 दिनों तक रहा। और जाते समय उसने जो राज जीता था, जाते समय खिज्र खां को अपने विजित प्रदेशों का गवर्नर बना के गया। अपने विजित प्रदेशों का गवर्नर बना के गया तैमूर लंग। किसको, खिज्र खां को। कहते हैं नसरुद्दीन महमूद शाह अपने वजीर मल्लू इकबाल की सहायता से फिर से गद्दी की प्राप्ति की। दिल्ली की गद्दी पर फिर से बैठ गया महमूद शाह। किसकी सहायता से, अपने वजीर मल्लू इकबाल। कहते हैं मल्लू इकबाल उस समय काफी शक्तिशाली वजीर था, ठीक है। तो उसकी सहायता से महमूद शाह दिल्ली की गद्दी को फिर से प्राप्ति कर लिया। किंतु आगे चल करके मल्लू इकबाल खिज्र खां के साथ युद्ध में मारा गया। देख रहे हैं ना, युद्ध में मारा गया। यानी मल्लू इकबाल की क्या हो जाती है, यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। कहने का मतलब है एक प्रकार से नसरुद्दीन महमूद शाह असहाय हो जाता है, क्योंकि वह मल्लू इकबाल की भरोसे ही शासन कार्य संभाल रहा होता है। और क्योंकि सारा का सारा शासन कार्य मल्लू इकबाल के द्वारा ही किया जा रहा होता है। सिर्फ नाम के शासक होते हैं नसरुद्दीन महमूद शाह सुल्तान के रूप में, एक प्रतीक के रूप में, ठीक है। इसके बाद सुल्तान नसरुद्दीन महमूद शाह ने दिल्ली की सत्ता, देखा है ना, दिल्ली की सत्ता एक अफगान सरदार दौलत खां लोदी को सौंप देता है। किसको सौंप देता है, मल्लू इकबाल की मृत्यु के बाद सुल्तान अपने आप को प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने में क्या असहाय महसूस करता है। इसीलिए उसने दिल्ली की सत्ता एक अफगान सरदार दौलत खां लोदी को सौंप देता है, ठीक है। और दौलत खां लोदी शासन व्यवस्था को चला रहा होता है। इसी समय सुल्तान नसरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु 1412 ईस्वी में हो जाएगी। कब हो जाएगी, 1412 ईस्वी में हो जाएगी। और 1413 ईस्वी में सिंहासन के प्राप्ति के लिए, सिंहासन पर अधिकार के लिए खिज्र खां और दौलत खां लोदी के बीच युद्ध होगा। क्या होगा, युद्ध होगा। किसके लिए, सिंहासन की प्राप्ति के लिए, क्योंकि सुल्तान की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। तो इसमें खिज्र खां की जीत हो जाएगी। खिज्र खां क्या हो जाएगा, विजय हो जाएगा। और दौलत खां लोदी यहाँ पराजित हो जाएंगे। तो खिज्र खां जब विजय होगा तो इसके बाद भारत में एक नए राजवंश, सैयद राजवंश का आरंभ होगा, ठीक है।
कहते हैं नसरुद्दीन महमूद शाह के समय तुगलक वंश का जो साम्राज्य विस्तार था वह आलम से पालम तक था। आलम मतलब राजा के महल से लेके दिल्ली के पास ही एक गांव था पालम, यानी कि काफ़ी छोटा सा साम्राज्य था नसरुद्दीन महमूद शाह का। तो दोस्तों अगला जब मेरा वीडियो बनेगा, अगले क्लास में हम लोग सैयद वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट करेंगे और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।